जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आपकी तैयारी है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कलाम एकेडमी की तरफ से जो फाइनल टेस्ट लिया गया है, रीट मुख्य परीक्षा गणित और विज्ञान विषय का जो फाइनल टेस्ट है उसका विस्तार पूर्वक हल हम करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको गणित के सभी प्रश्नों का एकदम पूरे तरीके से विस्तार पूर्वक हल करवाया जाएगा। तो आपने पहले भी वीडियो देखे होंगे, अगर आप लगातार देख रहे हो तो आपको पता है कि मैं सभी प्रश्न है वो विस्तार पूर्वक करवाता हूं और सभी प्रश्न जो भी पेपर हुए हैं आज तक के गणित और विज्ञान विषय के वो सभी पेपर मैंने उपलब्ध है वो करवा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से आप देख भी सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी पेपर है वो आपके लिए लेके आऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में। तो आपको पता है 80 क्वेश्चन जो कॉमन पूछे जाते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में, तो वो 80 क्वेश्चन मैं एक साथ करवा देता हूं जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है पहले से। तो इस वीडियो में हम 80 से लेकर 150 तक के प्रश्नों की बातें करने वाले हैं। तो 80 क्वेश्चन जो कॉमन पूछे जा रहे हैं लेवल 1 और लेवल 2 में, जो आपके कॉमन जो टॉपिक्स हैं उनमें से तो सेम पूछे जाते हैं, तो वो हमने कर लिए हैं। तो अब देखो हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर प्रश्न की। एक तरीके से हो जाएगा अपना 81 नंबर प्रश्न। तो देखो आपकी थोड़ी सी समस्या आ रही थी कि जो क्वालिटी है वो नहीं आ रही अच्छी, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी मिले। तो देखो हम बात करते हैं पहले प्रश्न की कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है और इनमें से कौन से कथन है वो सही है ये हमें बताना है। तो विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल सही है कि जो विद्युत जो सेल होते हैं उसमें जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही है। और विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों सही है। तो इसमें ए बी और सी जिसमें सही है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन आपके साइंस के ये कर लेते हैं, उसके बाद मैथ के और टोटल अपना पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखो 82 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। जब भी एक मनुष्य होता है वो भूमि पर जब दाब लगाता है तो सबसे अधिक दबाव कब लगाएगा वो 82 नंबर में, वह जब वह एक पैर की पदा अंगुली पर खड़ा होता है। तो हम पैर की जो अंगुली होती है उस पर अगर हम खड़े होंगे तो सबसे ज्यादा क्या लगेगा, दबाव लगेगा। तो आपको दबाव का आपको पता है कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे तो दबाव क्या लगता है, कम। हम लेटे हुए हैं दबाव कम लगेगा, हम खड़े हैं उसकी तुलना में कम लगेगा लेटे हुए का, और खड़े हैं तब ज्यादा लगेगा। और भी ज्यादा कब लगेगा, जब हम क्या करेंगे, पैर की अंगुली पे खड़े। उसके बाद में देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के बराबर आकार बने। तो एक उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो बिंब को लेंस से कितनी दूर रखा जाना चाहिए कि प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन जाए और बिंब के क्या बन जाए, बराबर बने। तो कितनी दूरी पर रखा जाएगा, इसको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें देखो 84 नंबर क्वेश्चन की। मेरे ख्याल से अब की बार आपको स्पष्ट है वो दिखाई देंगे। एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, सिर का मध्य भाग समान आकार तथा पैर छोटे दिखती है। तो ऊपर सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम क्या है। तो देखो एक दर्पण है, जादुई दर्पण, जिसके सामने कोई लड़की है वो या बच्ची है वो खड़ी है, तो वो अपने प्रतिबिंब में क्या देखती है कि वो सिर को, अपने जो सिर को है वो बड़ा देखती है। उसमें शरीर का जो मध्य का जो भाग है वो क्या दिखता है, जो उसका एक्चुअल है वो समान ही दिखाई देता है, लेकिन उसके पैर हैं वो क्या दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो दर्पण है ये, इसमें जो लेंस का प्रयोग किया गया वो कौन कौन से है वो लगाए गए हैं, ऊपर, बीच में और नीचे। तो देखो इसमें क्रम कौन सा हो जाएगा, 84 में ऊपर लगा अवतल बड़ा दिखाई देगा, फिर समतल लगा सेम दिखाई देगा, फिर उत्तल लगा इसमें क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। उसके बाद में देखो 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा। 2000 ग्राम पानी है उसको 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, बढ़ाना है उसका तापमान। तो ऊर्जा जो उष्मा है वो कितनी आवश्यक होगी, तो कितनी आवश्यक होगी, 80,000 है वो कैलोरी की ऊर्जा उष्मा है वो आवश्यकता होगी। सुमेलित करना है हमें, मात्रक दे रखे हैं हमें। तो देखो 86 नंबर क्वेश्चन में, तो चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला, सौ प्रेरण वेबर और चुंबकीय फ्लक्स हेनरी। तो इसमें ये देखो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा टेस्ला आगे और सौ प्रेरण हो जाएगा हेनरी, है ना। सौ प्रेरण हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला और चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा वेबर। घनत्व तो होता है टेस्ला और चुंबकीय फ्लक्स हम बात करेंगे तो क्या होता है, वेबर होता है। तो ये हो जाएगा इसमें क्रम। उसके बाद देखो हम बात करें आगे वाले क्वेश्चन की। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेमी है, तो यह 1.5 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगी। हमें आवृत्ति दे रखी है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है, और हमें पूछा है कि 1.5 किलोमीटर की जब ये तरंग चलेगी तो कितनी समय लेगी ये तरंग, ये पूछा है हमसे 87 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो कितना समय लेगी ये, 2.1 सेकंड का समय लेगी। गुरुत्व आकर्षण बल के बारे में हमें बताया है कि गुरुत्व आकर्षण बल है, उसके बारे में हमें कथन देखो। गुरुत्व आकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, तो हमें कथन दे रखे हैं। ये देखो
कि वह उस बल से अधिक होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। क्या करती है? सूर्य को आकर्षित करती है। 88 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें हो जाएगा वह उस बल से कम होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। तो देखो ये तो गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के अनुसार बदलता है, वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलेगा और उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को क्या करती है? आकर्षित करती है। तो ये भी बिल्कुल इसमें सही है, लेकिन वह उस बल से कम होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करेगी। ये कम नहीं होगा और ये अधिक भी नहीं होगा, क्योंकि कम या ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दूरी के बीच में जो दूरी के अनुसार भी डिपेंड करेगा और जो बराबर लगता है इनमें बल भी। तो इसमें 3 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। शिकारी तारामंडल है। शिकारी तारामंडल कौन सा है इसमें से? तो ओरायन क्या है? शिकारी तारामंडल। उसके बाद में हम बात करें, देखो 90 नंबर, कि मैं अपना कान स्टील की पटरी पर रखता हूं। मैं अपना कान है वो स्टील की पटरी पर रखता हूं तो मैं क्या अनुभव करूंगा? ये हमसे पूछा गया है 90 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूं। तो जब भी आप पटरी पे कान रखोगे तो जो ध्वनि है वो वायु की तुलना में, जो आप ऐसे स्पष्ट जो सुन रहे हो, नॉर्मल खड़े सुन रहे हो, तो उसकी तुलना में आप ज़्यादा जल्दी सुन पाओगे। बिल्कुल सही है ये बात। और वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गैस में कम, फिर द्रव में ज़्यादा, फिर ठोस में और ज़्यादा। तो यही क्रम होता है इसमें। तो ये दोनों तीनों इसमें सही हैं। तो ये हो जाएगा ए प्रेक्षण तथा बी प्रेक्षण और सी निष्कर्ष निकलता है। हम बात करें कि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल एक अभिकारक X से क्रिया कर मधुर गंध युक्त यौगिक Y का निर्माण करते हैं। तो X और Y क्रम से क्या चीज है? अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल एक अभिकारक X से क्रिया करके मधुर गंध युक्त यौगिक क्या करता है? Y का निर्माण कर लेता है। तो X और Y इसमें क्या होंगे वो हमसे पूछा। तो क्या होंगे? एथेनोइक अम्ल और एस्टर होंगे। देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। 4000 सब्सक्राइब अपने कंप्लीट होने वाले हैं और सभी आप अगर सहयोग रखोगे तो अपना चैनल है वो बड़ा हो जाएगा और मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाता रहूँगा और भी अच्छी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर जुड़ें। साइक्लोपेंटेन में उपस्थित हाइड्रोकार्बन व कार्बन परमाणुओं का अनुपात। साइक्लोपेंटेन में उपस्थित हाइड्रोकार्बन व कार्बन परमाणुओं का अनुपात हमसे पूछा है, कितना हो जाएगा? 2:1। उसके बाद में हम बात करें, देखो 93 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, हमें दिया है 93 नंबर क्वेश्चन। तो देखो कि ग्रेफाइट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट के संदर्भ में हमें विचार करना है इस कथन के बारे में। तो देखो यह शुष्क स्नेह के रूप में कार्य करता है क्योंकि इनकी षटकोणीय परतों के मध्य दुर्बल वंडरवाल बल पाया जाता है। बिल्कुल सही है कि इनकी जो षटकोणीय जो परतें होती है उनके मध्य वंडरवाल बल पाया जाता है, इसलिए यह स्नेह के रूप में काम करता है। सही है। यह सर्वाधिक उष्मागतिक स्थायित्व वाला कार्बन क्रिस्टलीय अपरूप है, यह भी बिल्कुल है, सर्वाधिक स्थायी है ये। इसे लैंड के साथ मिलाकर लेड पेंसिल बनाते हैं और इसे इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इलेक्ट्रोड के रूप में तो प्रयुक्त करते हैं, तो इसमें सी गलत हो जाएगा, बाकी सारे 3 की 3 क्या है? सही है इसमें। तो यह स्नेह के रूप में भी कार्य करता है, उनमें परतों के मध्य वंडरवाल बल पाया जाएगा। उष्मागतिक स्थायित्व वाला कार्बन क्रिस्टलीय अपरूप है सर्वाधिक, और इसमें ये जो है इलेक्ट्रोड के रूप में भी काम करता है। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोजन करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो ऑक्सीजन गैस कितनी चाहिए हमें 94 नंबर क्वेश्चन में? तो 24। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक एट एक्स 16 और एट एक्स 18 का प्रतिशत क्या होगा? तो हमसे पूछा गया है। तो 95 में क्या बन जाएगा? 90 और 10। उसके बाद में हम बात करें, देखो समांगी मिश्रण के संदर्भ में असंगत युग्म। समांगी मिश्रण के संबंध में जो असंगत युग्म हमसे पूछा गया है 96 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? तेल और जल जो है वो समांगी मिश्रण नहीं होते, ये विषमांगी होते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X क्या होगा 97 नंबर क्वेश्चन में? तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या होगा ये? कैल्शियम ऑक्साइड। सल्फर के संयोजन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सल्फर के संयोजन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होती है? 6 होती है। निम्न में से कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाता है? Al, एल्यूमिनियम। उसके बाद हम बात करें, देखो 100 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला गया। लोहे का ब्लेड वो नीले विलियन में डाला गया। आधे घंटे के पश्चात विलियन का रंग हरा हो गया है। तो हरा हो गया है तो एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? तो देखो एक लोहे की ब्लेड है जिसको नीले विलियन में डाल दिया गया और आधे घंटे के बाद उस विलियन का रंग है वो हरा हो जाता है और
एक भूरे रंग का निक्षेप है वो ब्लेड पर देखा जाता है। तो इस सूचना के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है 100 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या निकालेंगे कि ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर का है। तो भूरे रंग का जो निक्षेप बना है वो किसका बना है, कॉपर का। सुमेलित नहीं है वो हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सुमेलित है वो नहीं है। तो देखो सत्तरित सल की उपकला त्वचा, अंगों के अंदर के अवकोश को भरना, गर्ती का ऊतक, रेखित पेशी रक्त नलिका में, तरल संयोजी ऊतक रुधिर में। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये रेखित पेशी है वो रक्त नलिका में, ये इसमें सुमेलित नहीं है। जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर अवशोषण कर लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें जीव, तो यीस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंद। उसके बाद में हम बात करें, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्द दिए गए और साथ ही 4 रिक्त स्थान A, B, C और D दिए गए, हमें बताना है, इसमें निष्कर्ष हमें निकालना है। देखो ये इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो 103 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो देखो कोशिका, लक्षण भाग और कार्य। तो कोशिका दे रखी है, उसके लक्षण भाग दे रखा है और कार्य दे रखा है, इसमें कौन सा होता है। तो देखो अमीबा, पादप कोशिका, सी और तंत्रिका कोशिका। तो हमें इन्हें क्या करना है, बताना है हमें कि कैसे ये काम करेंगे। नीचे दिए गए विकल्प में से शब्दों का सही समुच्चय चुनिए, हमें समुच्चय चुनना है। तो देखो ए तो हो जाएगा पाताब, बी प्रकाश संश्लेषण और सी पेशी कोशिका और डी क्या बन जाएगा, शाखित, ये बन जाएगा। इसमें भर रखे ना, देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा पादाब, और बी के स्थान पर क्या आएगा प्रकाश संश्लेषण, और सी क्या दे रखा है पेशी ऊतक आ जाएगा, और डी क्या आ जाएगा शाखित, ठीक है। उसके बाद में यीस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है, तो हमें क्रम बताना है, अवायवीय अभिक्रियाओं का क्रम। तो देखो 104 में कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज, कोशिका द्रव्य, पायरुवेट और फिर एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन जाएगा इसमें। इसके बाद में हम 105 नंबर क्वेश्चन की बात करें, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहां बदलता है। न्यूरॉन में विद्युत संकेत है वो रासायनिक संकेत में कहां पे बदलेगा, तो एक्सोन छोर पे बदल जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा रोग एवं उससे संबंधित हार्मोन की कमी से सही सुमेलित है। तो हार्मोन की कमी से सुमेलित रोग हमसे पूछा है कि कौन सा इसमें से सही है, तो वो हमसे पूछा है, इसमें एक ही नंबर सही है, पैराथायरॉइड टिटेनी। डोट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है, तो किस रोग से हो जाएगा इसमें 107 में क्षय रोग से। जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। सभी अंडपरजक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। 108 नंबर में हमसे पूछा है, तो इसमें केवल एक ही सही है कि शुक्राणु है और अंडाणु का संलयन क्या होता है, एक निषेचन कहलाता है, और सभी अंडकपरजक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। उसके हम बाद में हम बात करें 109 नंबर क्वेश्चन की, तो सकल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% भाग किसमें पाया जाता है। सकल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% भाग है वो किसमें पाया जाएगा, 109 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो किसमें पाया जाएगा, महासागरों में। कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है, कौन सा विटामिन युग्म है वो तो जल में घुलनशील नहीं है, 110 में हमसे पूछा है, तो कौन सा इसमें टोकोफेरोल और रेटिनोल। तो देखो ये तो हो गए साइंस के 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन जो आएंगे मैथ के, विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक बार फिर कहूंगा आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा के रखें, बहुत अच्छी चीज़ है वो वीडियो में लेके आऊंगा। और आईसीटी जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी वाले जो सूचना प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक जुड़ा उसमें 3 वीडियो में आपको दिए थे, अगर आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको और भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमसे पूछा है कि आगे क्या क्या चीजें हैं वो इनके बीच में घटित हो सकती है, क्या क्या चीज है वो हो सकती है। 111 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो देखो तो इसमें क्या हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हैं वो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हो सकती है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जिन्हें p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जहां q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब बताओ दो कोई भी परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में कितनी भी संख्या ऐसी हो सकती है जो क्या हो, अपरिमित रूप से अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। x प्लस का y बराबर 11 है, -1 देखो ये दे रखा है, अगर आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई ना दे, मेरे ख्याल से इस बार दे रहा है, तो x प्लस में y बराबर 11, तो मैथ वालों क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आपको पूरा लिख के भी बता देता हूँ। -1 की पावर x प्लस में -1 की पावर y, तो हमसे पूछा ये किसके बराबर होगा, x प्लस y बराबर क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। अब एक बात बताओ, x और y का योग कब होगा 11, जब इसमें एक संख्या क्या हो विषम और एक हो सम। जैसे देखो आ गई आपके पास में 8 और 3, तो इसमें एक क्या है सम और एक क्या है विषम, या मान लो 5 और 6, तो एक सम है और एक विषम है। तो ये लॉजिक कहाँ लग रहा है, देखो जैसे x को मैं मान लूँ 5 है, तो y बराबर क्या होगा 6, तो बताओ -1 की पावर में 5 करूंगा, प्लस में -1 की पावर में 6 करूंगा, तो बताओ ये तो जब विषम संख्या हो तो माइनस में दे रखा हो तो संख्या किस में आ जाएगी, माइनस में, तो ये तो आ जाएगा -1, प्लस में
या -1 है और इसको क्या किया है 6 की घात है, तो सम है, तो ये क्या बन जाएगा, सम ही बन जाएगा। तो ये लो 1, तो उत्तर क्या आ जाएगा अब 0। कोई भी मान लेना आप, उत्तर क्या आएगा, हमेशा ऐसा 0 आएगा। उसके बाद में देखो हम बात करें 113 नंबर क्वेश्चन की। ये लो स्पष्ट दिख रहा होगा अब। तो यदि पानी से पूरा भरे हुए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कप में त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर का एक कंचा डाल दिया जाए तो बेलनाकार कप से कितना पानी बाहर निकलेगा। तो एक बेलनाकार कप है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, और उस बेलनाकार कप में एक कंचा डाला जाता है जो 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो इसमें कितना पानी बाहर निकलेगा। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इसमें इस चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें देखना है कि जो चीज़ इसमें पानी में डाली गई है उसका आयतन है वो क्या आ रहा है, उसी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो कंचा एक प्रकार का क्या होता है, गोला होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में त्रिज्या कितनी है कंचे की 2.1, तो 2.1 इंटू में 2.1 इंटू में 2.1। ठीक है, अब इसमें 10 का भाग दे दो सब में, जिससे क्या हट जाए, ये पॉइंट वाला सिस्टम है वो हट जाए। ठीक है, अब देखो यहां से पॉइंट हट जाएगा। 7 से काटोगे 21 को 3 बार और 3 से काटोगे 3 बार, तो 22 को 4 से गुणा करोगे कितने आ जाएंगे 88 इंटू में इधर 1 21 तो कट ही गया ना, तो 2 21 बचे, तो 21 इंटू 21 कितने होते हैं 441। नीचे क्या है 3 जीरो आ जाएंगे ना क्योंकि पॉइंट हटाया था हमने, तो ये लो 3 जीरो दे दी। 441 को 88 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे, गुणा करके देखो, गुणा करोगे तो वो आएंगे आपके पास में, मैं पेन चेंज करके लिख देता हूं, 38,808 आएंगे। ठीक है, अब इसमें भाग दोगे 1000 का तो 3 बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 38.8 है वो इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को उसके एक्स के मध्य बिंदु से होकर आधार के समांतर तल द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया, तो दोनों भागों के आयतनों की तुलना कीजिए। तो देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, अगर समझ में नहीं आए तो 2-3 एक बार वीडियो वापस से करके देख लेना। देखो एक ऐसा शंकु है, मैं बना देता हूं, यह शंकु है। ठीक है, अब ये दे रखा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि मध्य बिंदु एक्स के समांतर, ये मान लो इसका मध्य बिंदु है, तो यहां से इसको क्या काट दिया 2 भागों में। ठीक है, अब देखो समझो, यहाँ पे ए मान लो, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, और यहाँ पे एफ रख दो और यहाँ पे क्या रख दो, जी रख दो। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब देखो थोड़ा सा समझो इसमें, इस पूरे की ऊंचाई हम क्या मान लें, एच मान लें, क्या मान लें एच। तो बताओ ये वाली कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगी ना, आधी, और ये इधर भी क्या हो जाएगी h/2, आधी आधी हो जाएगी। अब देखो मैं त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं, देखो मैं इस त्रिभुज की बात करूं, देखो ए और ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी ए एफ ई की, ए एफ ई की, त्रिभुज ए एफ ई व त्रिभुज कौन से की बात करूं, सी, ये देखो ए जी और सी की, व ए जी सी में थोड़ा सा देखो ध्यान से देख लेना, आप पलट के दोबारा से एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 2 त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज ए एफ ई और ए जी सी, इस त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो मैं इसमें ये लिख सकता हूं क्या, ए एफ बटा में क्या लिख सकता हूं, ए जी बराबर में क्या कर सकता हूं मैं, एफ ई अपॉन में जी सी कर सकता हूं क्या। आपको जी सी का मान दे रखा है, ए एफ आप क्या मानोगे, हमने h/2 मान लिया, h माना था तो पूरा, तो ये तो h/2 और ये पूरी क्या हो जाएगी h, तो देखो h/2 बटा में h बराबर में एफ ई हमारे पास है नहीं, तो एफ ई बटा में जी सी कितनी है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। सोल्व कर लो अब इसको आप करोगे सोल्व तो कितना आ जाएगा, h से तो h कट जाएगा, और ये 2 जब ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो 2 से 2 बार काटोगे तो 2 बार, तो यहाँ पे एफ ई का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ लेना दोबारा से, मैंने त्रिज्या ज्ञात करी, ये इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। एक बार दोबारा से पलट के देखोगे तो समझ में आ जाएगा, स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है तो थोड़ा सा इसमें आपको एडजस्ट करना है, बाकी मैंने पूरा बताया। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 2। अब देखो मैं दोबारा कर लेता हूं, आगे हम हल करेंगे वो थोड़ा आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये लो 4 सेंटीमीटर और इसके बीच में इसको काटना है हमें, तो ये हमने कितनी निकाल ली 2 सेंटीमीटर, और ये कितनी है h/2 और ये भी कितनी है h/2। ये ए माना हमने, ये बी माना, सी माना, डी ई और ये एफ और ये क्या जी, हो गई बात, इतना आ गया। अब देखो हम आयतन ज्ञात कर लें, हमें दोनों भागों के आयतनों का ही तो पूछा है, तो अब देखो मैं पेन बदल के बता देता हूं कौन से का आयतन। एक तो हमें ये पूछ रहा है कि इस भाग का जो आयतन है ना, ये वाला शंकु जो बना है इसका, इसके आयतन का, और दूसरे का कौन से का पूछ रहा है, ये आपको इसका आयतन, इस पूरे बड़े का आयतन हमसे पूछा है कि इसका अनुपात है वो कितना होगा। तो पहले जो अपना शंकु बन रहा है ऊपर वाला छोटे वाला ये वाला, तो इसका हम ज्ञात कर ले, हमारे पास त्रिज्या आ गई 2, और शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 1/3 पाई r² h
ठीक है। तो देखो यहाँ पे h हमारे पास देखो h कितना है यहाँ पे h बटा 2, तो देखो पाई बटा में 3 इंटू में r कितनी है 2, 2 इंटू 2 4, और h कितना है h बटे में 2, 2 से 2 काट दो तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2 पाई h बटा में नीचे कितना आ जाएगा 3। याद रख लोगे क्या ये चीज़, याद रख लेना 2 पाई h बटा 3। अब देखो मैं एक बार और बना देता हूँ, ये 2 भागों में काट दिया, ये 4 है, ये 2 हमारी आ गई थी, A B C और D E F और G। ठीक है। अब देखो अब हमने इसका तो निकाल लिया, अब पूरे बड़े का निकालना है ना, पूरा बड़ा है ये वाला भाग, देखो दोनों भागों का ही तो पूछा है हमसे। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, तो देखो D B और C और E। अब ये बताओ ये वाले एरिया का जो एरिया जो बन रहा है क्षेत्रफल, ये को क्या बन जाएगा, एक छिन्नक नहीं बन जाएगा क्या, तो इस एरिया का क्या निकालना है, छिन्नक का आयतन। तो देखो D E B और इधर क्या है C, शंकु छिन्नक क्या बन जाएगा, ये छिन्नक बन जाएगा। तो इसका क्या निकालना है हमें, आयतन। अब छिन्नक में 2 त्रिज्याएं होती है, एक तो R1 और एक R2। तो देखो ये इधर तो कितनी है 2, तो ये R1 मान लो, और ये इधर वाली त्रिज्या कितनी है अपनी 4, तो ये क्या मान लो R2 4 हो जाएगी। और छिन्नक का आयतन जो होता है वो क्या होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2, ये लो। तो 1/3 पाई, तो इसमें भी त्रिज्या कितनी है, ये ऊंचाई कितनी है h बटा 2 ही तो है, इसमें भी दोनों में सेम है, ये लो। R1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, R2 कितना है 4, 4 चौके 16, और R1 R2 4 दूनी 8, ये लो आ गया। अब देखो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, तो 16 और 4 20 और 8 28, और नीचे 3/3 इंटू 2 है, ऊपर पाई h है, तो देखो पाई h, ठीक है, और इंटू में 28 बटा में क्या है 3 इंटू में 2, यही तो बचा हमारे पास। 2 से काटोगे कि तो कितनी बार कट जाएगा, 14 बार कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 14 पाई h बटा में 3। और पहले हमारे पास क्या आया था 2 पाई h बटा में 3, ये लो अनुपात आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई h से पाई h कट जाएगा, 2 से काटोगे 1 बार और ये काटोगे 7 बार, 1 अनुपात 7 उतर जाएगा। समझ में नहीं आए तो 2-3 बार देख लेना, स्क्रीन छोटे इस वजह से मैं थोड़ा बताया, मैंने पूरा विस्तार से बताया, इसी प्रकार ये होगा। उसके बाद हम बात करें देखो कि 12 सेंटीमीटर विकिरण और 16 सेंटीमीटर विकिरण वाले एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल। तो हमें एक समचतुर्भुज दे रखा है, देखो ये वाला समचतुर्भुज, सभी भुजाएं बराबर होंगी, विकिरण हमें दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 16 और एक दे रखा है 12। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 विकिरणों का गुणनफल, तो ये लो 1/2 विकिरणों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 16 × 12 करोगे तो कितना आएगा 12 छिक्की 16 दूनी 32, 3 और 16 और 3 क्या हो जाएंगे 16 और 3 19, 1 मिनट, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये लो 2 से काट दो कितने बार 6 बार, 16 छिकी 96 में आ जाएगा। ये तो आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको पता है ये पूछ रहा है ये चीज़, ये एक समचतुर्भुज है, इसमें दे रखा है विकिरण, ये कह रहा है कि मध्य बिंदु, ये वाले मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ, ये मध्य बिंदु आ गए, ये लो। अब इसको बनाने पे जो आकृति बनेगी इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो हमेशा मैंने पहले भी बताया ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जब भी मध्य बिंदुओं को आप मिलाओगे तो क्षेत्रफल इस पूरे का क्या बन जाएगा आधा, तो पूरे का कितना है 96, तो इसका कितना बन जाएगा बटा में 2 कितना आ जाएगा 48। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद में हम बात करें 116 नंबर क्वेश्चन की, कि एक त्रिभुज की माध्यिका उसे विभाजित करती है, एक त्रिभुज की माध्यिका उसे विभाजित करती है। देखो एक त्रिभुज है, ठीक, माध्यिका क्या होती है कि जब भी तीनों शीर्षों से जो माध्यिका निकलेगी वो सामने क्या करती है समद्विभाजक। देखो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और ये तीनों शीर्षों से निकाल ली, ये एक ही बिंदु पर मिलेगी, ठीक है, और तीनों जो भाग ये बांटेगी क्या करेगी, जो त्रिभुजों में ये बांटेगी वो सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति, वही सेम का सेम है, वापस आ गया। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा 8 छिके 48, मध्य बिंदुओं को मिलाया है तो कितना बन जाएगा, अब 24 बन जाएगा। ये लो, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात, आपके पहले भी आया ये क्वेश्चन। तो देखो समांतर चतुर्भुज हमें लेना है, ये लो मैंने ले लिया। अब ये कह रहा आधार इनका एक है, तो ये लो आधार इनका एक कर दिया मैंने। अब देखो एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्वेश्चन जब मैंने बताया था कि जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन बने तो इस पूरे का क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, और ये दो चीजें जो बच गई इनके क्षेत्रफल का क्या होगा 2 गुना होगा, क्या बन जाएगा 2 गुना। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में अनुपात, तो देखो इस पूरे का जो भी आपका क्षेत्रफल आएगा उससे ये क्या बन जाएगा आधा। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कि ये बन जाएगा इसके आधे क्षेत्रफल के बराबर, बाकी एक ये बच गया और एक ये बच गया, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा इसके पूरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे के बराबर। तो अनुपात आ जाएगा 1:2। उसके बाद में हम बात करें
प्रायिकता का क्वेश्चन है कि ताश के पत्तों में से एक यादृच्छिक रूप से निकाला गया हुक्म का न होने की प्रायिकता 52 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं सभी पान का, हुक्म का, ईंट का और चिड़ी का। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो बताओ 52 में से मैं 13 पत्ते निकालता हूँ, कितने बचेंगे? 39 पत्ते। तो बताओ इन 39 पत्तों में से कुछ भी निकालेंगे तो हुक्म का नहीं निकलेगा। तो 13 तिया 39 और 13 चौके 52, 3/4 इसमें उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में देखो, कोई राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8300 रुपये हो जाती है तो मूलधन सीधा सिंपल दे रखा है कि 8% साधारण वार्षिक दर है तो 5 वर्ष है तो 8400 हुई है, मतलब मिश्र धन दे रखा है। तो देखो 8 × 5 40%, ये क्या बन जाएगा? ब्याज। ये हमें पूछा है मिश्र धन, तो इसमें 100 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये भी मिश्र धन। तो 140% के बराबर क्या आ जाएगा? 140% के बराबर दे रखा है हमें 8400 रुपये। तो हमें चाहिए 100% क्रय मूल्य मूलधन चाहिए, तो 8400 बटे में क्या आ जाएगा? 140 × में 100, ये उत्तर आ जाएगा आपका। 1 से 1 कट जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 6000। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। यदि किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाए, यदि उसे 750 रुपये कम में बेचा जाता है तो 7% की हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ये कहता है कि 8% लाभ में हमने बेच दिया, तो मतलब कितने में बेच दिया? 108 में ही तो बेचेगा, 8% लाभ तभी तो होगा। 100 वाली वस्तु को 108 में बेचेंगे, 8 का लाभ हो जाएगा। फिर ये कहता है 750 रुपये कम में बेचा, कि आपने कितने में बेचा होगा उससे 750 कम कर दिए तो 7% की हानि हो जाएगी। तो बताओ 100 वाली वस्तु को कितने में बेचेंगे जब 7% की हानि होगी? तो 93 रुपये में। तो ये लो, तो अब 93 और 160 का बीच के अंतर ये कितना बता रहा है? 750। तो ये लो, तो 93 और 108 का अंतर वैसे कितना हो जाएगा? 7 और 8 15, तो 15 के बराबर क्या आ जाएगा? 750। हमें चाहिए 100 का मान, तो 15 नीचे आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा 100। 15 को 5 से पार काट देंगे इसको 75 से, तो हो जाएगा ये लो, कितना उत्तर आ जाएगा? 5000। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद में यदि 2 की पावर n + 2 - 2 की पावर n + 1 प्लस में 2 की पावर n बराबर c × 2 की पावर n, तो c का मान। इजी सा क्वेश्चन है। देखो 2 की पावर n + 2 को मैं 2 की पावर n × 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, माइनस में 2 की पावर n × मैं 2 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर n + 1 को, प्लस में 2 की पावर n बराबर में c × 2 की पावर n। अब बताओ हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी 2 की पावर n है, इसमें भी 2 की पावर n है और इसमें भी 2 की पावर n है, तो कॉमन आ जाएगा ना। तो 2 की पावर n आ गया कॉमन, तो इधर तो बचा 2 की पावर 2 मतलब 4, माइनस में इधर क्या बचा? केवल 2 की पावर 1, इधर क्या बचा? 1 ही। तो ये लो बराबर क्या है? c × में 2 की पावर n। तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा? 4 माइनस में 2 मतलब 2 और 1 ये हो जाएगा 3, तो c का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद में देखो किसी समबहुभुज के अंतः कोणों का योग 3240 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या। तो अंतः कोणों का योग क्या होता है? n - 2 × में 180, ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, बराबर 3240। तो n यहाँ पे भुजाओं की संख्या है, तो देखो 180 से आप काटोगे 10 से 10 और 18 से आप काटोगे तो कितने बार कटेगा? 18 का वर्ग ही तो है, तो n - 2 बराबर कितना आ जाएगा? 18, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। निम्नलिखित में से a का मान ज्ञात करो। निम्नलिखित में a का मान, इजी सा क्वेश्चन है। देखो दे रखा है हमें 6/3 प्लस में √2 - 2√3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो गुणा करना है विपरीत चिन्ह वाले से। 3√2 प्लस में 2√3 बटा में 3√2 प्लस में 2√3 गुणा कर लो इसमें आपस में। तो 3√2 को 3√2 से गुणा करोगे तो 3 से 3 करेंगे 9 इंटू में क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद 3√2 को 2 प्लस 2√3 से गुणा करो तो प्लस में 3 दूनी 6 और 3 को आप करोगे 3 दूनी 6 और √2 और √3 कितना आ जाएगा? √6। फिर आ जाएगा इधर वाले से, तो माइनस में 2√3 को 3√2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 6√6 और 2√3 को 2√3 से गुणा करोगे तो माइनस में कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 × 3 कितना आ जाएगा? 12। तो ये तो कट जाएगा। ये यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में? 9 दूनी 18, 18 में से 12 निकालोगे कितने आ जाएंगे? 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो इधर अपने ऊपर कितना बचा? देखो ये बचा हमारे पास फिर 3√2 प्लस में 2√3 बराबर में 3√2 माइनस में a√3, यही तो बचा। तो अब देखो हम निकालेंगे 3√2 से 3√2 कट जाएगा, हमारे पास बचा a√3, यही तो बचा ना। माइनस का है या प्लस का? माइनस का। ये बराबर 2 प्लस में √3। अब बताओ मैं यहाँ पे क्या रखूँ इस a की जगह? इस a की जगह कि ये 2√3 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे 2 उत्तर मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं? 2 उत्तर मिलते हैं आपको, एक तो प्लस का मिलेगा और एक माइनस का मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या बताना है? -2 वाला उत्तर बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि यहाँ पे a पहले से माइनस में और इधर दोनों संख्या क्या है? प्लस में। तो प्लस में तब कब होगा? जब हम क्या ले लें? a की जगह -2, तो ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये इसका क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा।
देखो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो दोबारा से देख लिया करो, क्योंकि हम वीडियो में जो बनाते हैं मोबाइल से बनाते हैं तो उसमें थोड़ी स्क्रीन की जो साइज़ भी है तो वो छोटी होती है। सरल कीजिएगा, इजी सा क्वेश्चन है। देखो 5 8 की पावर 1/3 प्लस में 27 की पावर 1/3 और उसके बाद में क्यूब और उसके पूरे में 1/4। तो बताओ 8 की पावर 1/3 को मैं 2 लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। और 27 की पावर 1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 लिख सकता हूँ। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 5 की पावर क्या है 3, और इधर गुणा में क्या है 5, और इस पूरे में क्या है 1/4। ठीक है, अब देखो 5 3 प्लस में 2 की पावर 1/3 पूरे के 1/4। तो अब 5 हो जाएंगे। तो देखो 5 इंटू में 3 है ना, क्यूब है यहाँ पे भाई। तो 5 इंटू में 5 की पावर 3 और ये 1/4। तो यहाँ पे 5 की पावर 4 1/4। तो 5 की पावर 4 इंटू 1/4, उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 5। अब उसके बाद में देखो कि a बराबर 2 प्लस में √3 है, तो a माइनस a/a का मान ज्ञात कीजिए। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। a का मान दे रखा 1/a का मान ज्ञात कर लो। तो 1/a का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो 1 में 2 प्लस में √3, इतनी देर पहले बताया था कि जब ऐसी संख्या हो तो विपरीत चिन्ह से क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 माइनस में √3, तो 2 से 2 गुणा करोगे 4 बार, 2 को √3 से गुणा करोगे -2 √3, फिर √3 को 2 से करोगे तो प्लस में 2 √3, और √3 को √3 से करोगे तो कितने आ जाएंगे 3। तो ये कट जाएगा, 4 में से 1 निकालोगे कितने बचेंगे 1, और 1 का भाग किस में दोगे 2 माइनस √3 से, तो इतना ही आएगा। तो देखो 2 माइनस √3 मान आ गया किसका, 1/a का। तो देखो 2 प्लस में √3 a का मान हो गया, माइनस में 2 माइनस में √3 ये किसका मान हो गया 1/a का मान हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो ये मान आ गया अपने पास में। तो यहां पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये माइनस था ना इधर, तो ये क्या बन जाएगा, अब प्लस का बन जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस में था और यहाँ पे भी माइनस में, तो ये प्लस का बन जाएगा। तो √3 और √3 को जोड़ोगे तो 2√3, इसका बन जाएगा उत्तर। उसके बाद में देखो यदि सभी x के लिए x² प्लस kx प्लस 6 है तो बराबर x प्लस 2 x प्लस 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो x प्लस में 2 x प्लस में 3 गुणा कर दो, x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6। समझ में आ गया होगा, x को x से गुणा किया, फिर x को 3 से गुणा किया, फिर 2 को x से किया, फिर 2 को 3 से किया, तो ये आ गया हमारे पास में। तो x² प्लस में 3 और 2 5x प्लस में 6, ये किसके बराबर है, x² प्लस में kx प्लस में 6 के बराबर है। तो बताओ 6 से 6 काट लो, देख लो x² से x² काट लो और x से x काट दो, तो k का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखो कि x प्लस 1 एक निम्नलिखित बहुपद का गुणनखंड है, तो कौन से वाले बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा ये हमें देखना है। तो देखो मैं बात करूं, कोई भी ऑप्शन उठा लूं, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को उठाऊं। देखो x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1, तो यहाँ पे इनमें से मैं x² कॉमन ले लूँ क्या। तो देखो x² कॉमन में ले लूँगा तो x³ की जगह तो आ जाएगा x, और x² की जगह क्या बचेगा 1 प्लस में x प्लस में 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो ये x प्लस 1 है और एक ये x प्लस 1 है, ये भी तो कॉमन आ जाएगा ना। तो ये लो x प्लस में 1 कॉमन आ गया, तो इधर तो बचा x² और इधर क्या बचा 1 ही। तो बताओ ये गुणनखंड आ रहा है ना, तो ये हमसे पूछा है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो हम बात करें, हमें दे रखा है कि एक बाल्टी है जो 66.2/3% भरी हुई होने की तुलना में 80% भरी होने की तुलना पर 2 लीटर अधिक है, तो बाल्टी की धारिता ऑप्शन से कर लो। तो मैं मान लूँ बाल्टी कितने लीटर की है, 15 लीटर की। तो 15 लीटर की बाल्टी है तो 66.2/3% भरी हुई है, इसका मतलब वो कितनी भरी है 2/3। 66.2/3% का मान कितना होता है 2/3। तो ये लो 3 से काटोगे 5 बार, कितनी भरी है ये 10 लीटर। और ये कह रहा है कि 80 लीटर 80% भरी हो, तो 15 इंटू में 80, ये लो 80% भरी है। काट दो इसको, 5 से काटोगे तो 3 बार 2 बार, और 2 से काटोगे 4, कितनी भरी है 12 लीटर। तो कोई भी जो 15 लीटर की बाल्टी है वो अगर आप 66 से 2/3 भरोगे तो 10 लीटर पानी आएगा, और अगर उसको 80% भर दोगे तो कितना लीटर पानी आएगा 12 लीटर पानी। तो ये कहता है कि 2 लीटर अधिक होगा पानी। तो बताओ अपने प्रश्न में भी तो 2 लीटर अधिक बन रहा है ना, तो ये उत्तर मतलब सही हो गया, तो ये इसका उत्तर है। यह कह रहा है P/Q/R बराबर 1/2/4 हो तो √P की पावर 5P² प्लस Q² प्लस R²। देखो इजी सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो इसमें आप मान सकते हो PQR बराबर 1/2/4 दे रखा है ना, तो बताओ P का मान हम 1x नहीं मान सकते क्या, मान सकते हैं। Q का मान हम क्या मान सकते हैं, Q का मान हम क्या मान सकते हैं 2x, और R का क्या मान सकते हैं हम 4x, मान सकते हैं ना। अनुपातों में दिए क्वेश्चन में रख दो आप, ये लो 5 इंटू में P का मान कितना 1x मतलब x² प्लस में Q का मान कितना है 2x, तो कितना आ जाएगा 4x² स्क्वायर कर दो इसका, प्लस में R का मान कितना है 4x, तो ये क्या हो जाएगा 16x²। ये लो जोड़ दो 5x² 4x² और 16x², कितना आ जाएगा 25x² √।
अब इसको अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा ना। तो अब बताओ ये किसके बराबर हो सकता है, आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। x तो किसके बराबर है, p के बराबर है ना। देखो यहाँ पे माना था 1x और x में फर्क थोड़ी होता है, तो x का मान तो p के बराबर है और 5 ये दे रखा है। तो बताओ ये मान नहीं हो जाएगा क्या, तो ये इसका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ये कह रहा है कि यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5110 रुपये है तथा कुछ ऐसी ही 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5607 रुपये हो तो सौदे में क्या हुआ। तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, 5110 रुपये में कितनी वस्तुएं आ रही हैं, 73, तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा, 70 रुपये। भाग दे के देख लेना। और ये कह रहा है 5607 रुपये में, 5607 रुपये में 89 वस्तु बेची, तो बताओ एक वस्तु कितने रुपए की बेची, भाग दोगे तो कितने आएगा, 63 रुपये की। तो बताओ वो 70 रुपये में खरीद रहा है, 63 रुपये में बेच रहा है, तो हानि हो रहा है या लाभ, हानि हो रही है। कितने रुपए की हो रही है, 7 की। ये हानि किस पर हो रही है, 70 रुपये पर। तो ये लो उत्तर आ गया आपका, 7 से 7 कट जाएगा, 10% हानि आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये कह रहा है कि 7 संख्याओं का समांतर माध्य 60 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का माध्य 55 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का माध्य 64 है, तो चौथी संख्या क्या। इजी सा क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का माध्य कितना जाएगा, इनका योगफल 420, प्रथम 4 संख्याओं का 55 है, तो 4 इंटू में 55 कितना हो जाएगा बताओ, 4 इंटू में 55 हमसे पूछा है कि कितना हो जाएगा, आपको बताना है, गुणा करके देख लेना आप कितने आएंगे, 220। और उसके बाद में अंतिम 4 संख्याओं का कितना है, 64, तो कितना आ जाएगा इसमें, 64, 4 इंटू 64 आप गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 256। संख्या हमें 7 बताई थी और जोड़ दी कि हमने कितनी, 8। तो मतलब इसमें से जो बड़े वाली जो संख्या है, जो एक बार 2 बार जुड़ी है, बीच वाली संख्या, वो अगर हम दोनों का अंतर कर लेंगे तो आ जाएगी ना। तो देखो 256 और 220 6, 5 2 7 और 4 476 आ गया इनका योग। टोटल योग कितना था पहले, 420, तो 420 में से क्या निकाल दो, 476, कितना आ जाएगा, 56 उत्तर आ जाएगा। ये औसत का क्वेश्चन था। उसके बाद में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि एक वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 6150 रुपये है, यदि ब्याज की दर 6 माह हो तो संयोजित हो तो मूल राशि ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, समय हमें दिया है, जो दर दी है वो अर्धवार्षिक दी है, तो इसका मतलब समय क्या हो जाएगा, दुगना, और दर क्या हो जाएगी, आधी। तो दर कितनी देर की है, 10, तो अब कितनी बन जाएगी, 5%। समय क्या दिया, 1 वर्ष, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ज्ञात कर लो, इसी सा प्रश्न है। जब बताओ 5% दर को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 5/100 मतलब 1/20 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। हमारे पास हमें दिया है, ऑप्शन से उठा लो आप कोई भी मूल राशि, मैंने मान लिया कि वो राशि है 60,000 रुपये, कितनी है, 60,000। तो बताओ पहली साल का ब्याज मेरे को कितना मिलेगा, 1/20, तो ये लो 1/20, 1 से 1 कट जाएगा तो कितने आ जाएगा, 2 से 3 बार, तो 3,000। पहली साल का ब्याज कितना, 3,000। दूसरी साल का देखो 3,000 तो आएगा, प्लस में 3,000 पे भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, 1/20, तो कितनी बार आ जाएगा ये, 150 बार। ठीक है, तो 3,000 3,000 6,000 और 150, ये कितना आ गया, 6150। बताओ मैच कर गया ना ये उत्तर, तो ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसी आपको ट्रिक चाहिए तो मैंने करवा रखे हैं, देखो मैंने लाभ हानि करवा रखी है, प्रतिशत मैंने करवा रखा है, औसत करवा रखा है, जो भी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ ना, ये परसेंट हटा के इस बेस में मैंने सारे टॉपिक करवा रखे हैं पहले से चैनल पे, आप देख सकते हो। ये कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वर्त की 2 जीवाएं बराबर हैं, ओपी और ओक्यू क्रम से ए बी और सी डी पर जीवाओं पर लंब है, तो पी ओ क्यू 150 है, तो ए पी क्यू का मान, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो ये बता रहा है हमें, ये दे रखा है, ये वाला कोण कितना दे रखा है, 150। ये बताओ ये त्रिभुज तो है पूरा, तो बताओ जब ये 150 है और ये दोनों चीज़ क्या आपस में बराबर है, तो ये कोण कितने हो जाएंगे, 25 डिग्री होगा, इनका योग कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज का योग कितना होता है, 180। तो ये दोनों कितने बचेंगे हमारे पास में, केवल मैं चित्र बना देता हूँ, देखो विस्तार से कर लेंगे फिर। ये लो, ये हमें दे रखा है, ये 150 दे रखा है, तो बताओ जब ये 150 है, ठीक है, तो अब बताओ ये कोण कितना आ जाएगा, 15, ये भी कितना आ जाएगा, 15। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, और हमें ये दोनों क्या दे रखी हैं, बराबर दे रखी हैं, ऊपर जीवाओं बराबर हैं, ठीक है। तो देखो तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब 15 ये हो जाएगी, 15 ये हो जाएगी। अब ये लंब भी डाले गई है ना, लंब भी डाले गए हैं, तो ये कोण क्या हो जाएगा, इसमें लंब समकोण हो जाएगा, ये लो। तो ये पूरी एक रेखा, इस पर ये कोण तो 90 का हो गया, ये 15 का हो गया, ये इधर वाला ही तो कोण बचा। तो देखो 180 माइनस में 90 माइनस में 15, ठीक है, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना, 180 माइनस में 90 माइनस में 15, तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। ये हो जाएगा अपना उत्तर। उसके बाद में देखो हमें चाहिए आंकड़ों का माध्यक, माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो माध्यक जब भी आप ज्ञात करते हो तो किस प्रकार करते हो, पहले आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो देखो 22, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 22 34 39 45 54 54, उसके बाद में 56 68 78 और 84, ये लो। अब हमें क्या करना है कि जब भी सम संख्याओं में आंकड़े दे रखे हो, संख्याओं की संख्या सम हो, तो हमें 2 बीच वालों को उठाना है और इसमें 2 का भाग दे देना है। तो देखो 4 तो इधर वाली साइड से काट दो, 4 आप इधर वाली साइड से काट दो, बीच वाली ये 2 चीज़ें बची, 54 प्लस में 54, यही तो बची ना,
यही बची, दो ही आंकड़े बचे। तो 54 और 54 में क्या देना है, 2 का भाग, तो 108/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 54 उत्तर आ जाएगा। यही हो जाएगा अपना उत्तर 135 नंबर में। उसके बाद में देखो बात करें हम, हमें पूछा है कि वर्ग अंतराल 10 से 19 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा हमें पता है, वर्ग चिन्ह जब निकालना हो तो जो निम्न संख्या और ऊपरी जो संख्या अधिकतम संख्या दोनों के योग में क्या देना होता है, 2 का भाग। तो 10 और 19 में 2 का भाग दोगे, 19 और 10 29 बटा में 2 कितना आ जाएगा, 14.5। उसके बाद में देखो हमें दिया एक चार्ट दिया है कि दिया गया पाई चार्ट शरीर के भागों में प्रोटीन बटन को दर्शाता है। आधारित निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मांसपेशियों में प्रोटीन के बटन, मांसपेशियों के प्रोटीन का बटन कितना, इतना 1/3, और हड्डियों में प्रोटीन का बटन कितना, 1/6। अनुपात ही तो बताना है, तो ये लो 3 से काट दो 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 2:1। ये उत्तर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 है तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना बनेगा। ये दे रखा है हमें कि एक 130 डिग्री का है, अब ये कोण बचे 2, ठीक है। अब समद्विभाजक बताना, तो बताओ जब ये 130 है तो इन दोनों कोणों का योग देखो, ये दोनों पूरे के पूरे ये कितने बन जाएंगे, 25-25 के ही तो बनेंगे ना। तो ये कोण कितना बनेगा, 12.5। ये भी कितना बनेगा, 12.5। मान लो एक बार हमें समद्विभाजक बताया नहीं, हालांकि देखो ये बताया हमें कोण, और हमें बताया कि 130 डिग्री है। अब ये वाले कोण हमें नहीं पता, इतना पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 50 होगा। क्यों, क्योंकि जब ऊपर वाला 130 है तो इन दोनों कोणों का योग 50 ही हो सकता है। अब इनके समद्विभाजक कर दें, तो बताओ समद्विभाजक जो भी होंगे ये बराबर ही तो होंगे ना। तो मतलब इन दोनों कोणों का योग भी तो क्या होगा, बराबर होगा ना। फिर जो इस कोण का मान है वो इसी कोण का मान होगा, और ये कोण है और ये कोण भी बराबर होंगे। तो बताओ अब हम मान लें कि ये कोण मान लें हम कि 25 डिग्री के हैं, तो ये 12.5 है, तो ये भी 12.5, तो ये भी 12.5, तो ये भी 12.5। तो 12.5 और 12.5 कितने हो गए, 25। तो ये एक ही तो कोण और बचाना, तो पीछे कितना बच गया, 180 में से क्या कर दो, 25 डिग्री घटा दो, कितना बचेगा, 155 डिग्री। ये हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद में देखो हम बात करें कि निम्न आकृति में डीई समांतर क्यूआर, एपी और बीपी क्रम से कोणों ईएबी और आरबीए के समद्विभाजक है, तो एपीबी ज्ञात कीजिए। तो एपीबी हमें ज्ञात करना है, ये वाला हमें ज्ञात करना है एपीबी। तो ये कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करें देखो कि यदि त्रिभुज एबीसी और ईडीएफ समरूप है लेकिन एबीसी और डीईएफ के समरूप नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। देखो एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो ए बी और सी। उसके बाद में हमें दे रखा है ई डी और एफ, और एक दे रखा है डी ई और एफ, ये दे रखा है। ये हमें समरूप नहीं है और ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो हमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं हो सकता। तो अब इसमें देखो 3 नंबर वाला देखो, इसमें दे रखा है बी सी डॉट डी ई बराबर ए बी डॉट ई एफ। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी सी अपॉन बी सी, ये वाले के नीचे क्या आ जाएगा, डी एफ बराबर में डी ई, ये लो डी ई, नीचे क्या आ जाएगा फिर डी के ए बी, ये लो। इस प्रकार से, एक मिनट, 2 कोण दे रखे हैं हमें, बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन थोड़ी, फिर आ जाएगा। हमें दे रखे हैं ऐसे कोण, त्रिभुज दे रखे हैं, ये लो, ये त्रिभुज हो गए ए बी और सी, डी ई और एफ, ये तो हैं समरूप आपस में। लेकिन हमें समरूप क्या नहीं दे रखे, ये तो समरूप दे नहीं रखे ना, और ये हमें समरूप दे रखा है कि समरूप त्रिभुज जो है ई डी और एफ, ये दोनों आपस में समान समरूप है, लेकिन ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो देखो हमें 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है बी सी डॉट डी ई बराबर ए बी डॉट ई एफ। तो देखो बी सी बटा में क्या आना चाहिए, फिर दूसरा जो समरूप त्रिभुज हमें दे रखा है या नहीं दे रखा उसकी वाली भुजाई तो आनी चाहिए ना। तो नहीं, कौन सा दे रखा है, ये दे रखा ई एफ, तो ये लो ई एफ आ जाएगी, बराबर में ए बी, ये ए बी बटा में क्या आना चाहिए, अब यही तो आना चाहिए ना, डी ई, तो डी ई आ रहा है क्या। तो देखो इसमें ये आ रहा है, सेम दे रखा है इसमें, लेकिन हमें बता रखा है कि ये तो आपस में समरूप है ही नहीं। तो बताओ ये ऐसी कंडीशन बन सकती है क्या दोनों के बीच में, नहीं बनेगी। ये कंडीशन कब बनती, जब ये आपस में क्या होते, समरूप। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 141 में हमें दे रखा है कि शिक्षण विधि एवं उसके प्रवर्तक के क्रम में असंगत छांटना है हमें, कि कौन सा इसमें असंगत हो जाएगा 141 में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, 4 नंबर, साक्य अभिक्रमित अनुदेशन, बी एफ स्किनर ने नहीं दिया। 42 में दिया है आपको कि निम्न में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का चरण नहीं है। हर्बर्ट उपागम का जो चरण नहीं है, कौन सा नहीं है, अन्वेषण। प्रायोजना पद्धति में बालक सीखता है, क्या सीखेगा 143 में, तो शारीरिक एवं मानसिक क्रिया द्वारा सीखता है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें, 2 नंबर, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा का निष्कर्ष निकाले सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, या किस उपागम की विशेषता है। तो कौन से उपागम की हो जाएगी ये, निर्मित वाद उपागम की।
उसके बाद में हम बात करें देखो कि एडगर डेल के अनुभव शंकु के आधार पर निम्न में से किस विकल्प में सहायक सामग्रियों का अधिक प्रभावशाली से कम प्रभावशाली के रूप में क्रम होगा, तो किस में हो जाएगा, इसमें 3 नंबर, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो निदानात्मक की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें, इसके आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। और उपचारात्मक शिक्षण का परिणाम है, तो उपचारात्मक शिक्षण का परिणाम क्या हो जाएंगे इसमें, सभी। उसके बाद में देखो हम बात करें 150 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम परीक्षण का गुण नहीं है, तो कौन सा उत्तम परीक्षण का गुण नहीं है, संभाव्यता। निम्न में से किसने लचीली व अपनाए जाने योग्य सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया था, तो किसने दिया था, NCF 2005 ने। तो ये हो गए आपके 80 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमसे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। धन्यवाद।